हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है क्लास 6 के एनसीईआरटी के बुक का पहला चैप्टर देखते हैं जो जिसका नाम था क्या, कब, कहाँ और कैसे। मतलब इसमें प्राचीन काल में लोग कैसे जो है रहते थे, क्या खाते थे, कैसे अपना आना जाना करते थे, कहाँ रहते थे, इसके बारे में उनका लाइफ स्टाइल क्या होता था, इसके बारे में जानना है। तो पहला सवाल यही उठता है कि लोग कहाँ रहते थे। तो सबसे पहला जो स्थान बताया गया है वो बताया गया है कि लोग नर्मदा नदी के तट के आसपास रहते थे। तो ये मुख्यतः क्या थे, ये कुशल संग्राहक थे। संग्राहक मतलब आपको जो है एनसीईआरटी के जो शब्द दिए गए हैं वो शब्द भी आपको पता होना चाहिए कि वो शब्द का मतलब क्या होता है। जैसे कि इसमें था कि संग्राहक, संग्राहक मतलब होता है गैदरर, मतलब किसी चीज़ को इकट्ठा करना। जैसे कि कोई किसी वृक्ष में कोई फल फूल आदि पड़े हुए हैं तो वो अपने खाने के लिए क्या होता था, पेड़ों से जो है पेड़ों से इकट्ठा करते थे। खाने के स्रोत मुख्यतः दो ही से मिल सकते हैं, एक तो पेड़ पौधों से, दूसरा मिलता है आपको जो है जानवरों से। जानवरों से मांस मिलता है और पौधों से जो है आपको जो है बीज वगैरह फिर फल वगैरह फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं। तो ये आपको दो चीज़ होता है। तो संग्राहक का मतलब यही होता है कि कोई चीज़ को उपजाना नहीं बल्कि उसको खोज कर जो है प्राप्त करना अपने भोजन में। वे जैसे कि इसमें लिखा है कि जड़ों, फलों और जंगल के अन्य उत्पादों का संग्रह किया करते थे। साथ ही वो क्या होता था, एक शब्द है यहाँ पे आप देखिएगा कि आखेट। आखेट का मतलब ये जान लीजिएगा कि यहाँ पे आखेट का मतलब क्या होता है। आखेट का मतलब होता है शिकार करना। तो जानवरों का शिकार करना, ये शब्द आपको मिलेगा कहीं कि आखेट का मतलब होता है क्या है, शिकार करना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि कहाँ पर जो है रहते थे। तो वो थे सुलेमान और किथार की पहाड़ियों पर। तो सुलेमान और किथार की पहाड़ियों को आप देखेंगे तो ये पहाड़ी आपको जो है कहाँ मिलेगी, तो ये भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है, मुख्यतः सुलेमान की और किथार की पहाड़ी। और यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यहाँ पे कि सुलेमान और किथार की पहाड़ियाँ के बारे में जो है सीटेट में क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। तो यह मुख्यतः कब देखने को मिलता है, ये 8 जो है 1000 वर्ष पूर्व जो है मिलता है। और यहाँ मुख्यतः क्या अब इसकी विशेषता रहती है, तो यहाँ गेहूँ और जौ के फसलों को उपजाना प्रारंभ किया गया था। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि यहाँ पे गेहूँ और जौ उपजाना शुरू किया गया था। उसके अतिरिक्त भेड़, बकरी और गाय जैसे पशुओं को पालना भी शुरू किया गया था। तीसरा जो है वो कहाँ रहते थे लोग, तो तीसरा रहते थे आपको जो है गारो की पहाड़ियाँ में। गारो गारो कहाँ पे है, तो गारो आपको नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, ये जगह आपको याद रखना चाहिए। और मुख्यतः गारो मेघालय में आपको पड़ेगा। उसके बाद चौथा जो स्थान था वो विंध्य पहाड़ियाँ थी। विंध्य पहाड़ियाँ आपको कहाँ मिलेगी, तो विंध्य पहाड़ियाँ आपको मध्य भारत के स्थल पर मिलेगी। और ये जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वह विंध्य के उत्तर में स्थित था। अगर आपसे पूछ ले कि चावल सबसे पहले कहाँ उपजाया गया था, तो वो क्या था, विंध्य का जो क्षेत्र था उसके उत्तर में ही था। सिंधु और उसकी सहायक नदियों को आप देख लीजिए। सिंधु और सहायक नदियों की क्या विशेषता थी ये देख लेते हैं। तो सहायक नदियाँ उनको कहते हैं जिसमें जो है जो नदियाँ एक बड़ी नदियों में मिल जाती हैं उसे, जैसे कि अगर कोई ये जैसे कोई नदी ऐसे आ रही है और इसके पास से कोई नदी आती है और इसमें ये नदियाँ जो मिल जाती हैं तो इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही, ये तो हो गई मुख्य नदी और ये जो इसमें आ के मिल रही है उसे ही कहा जाता है सहायक नदी। तो ये सहायक नदी मिली। तो यहाँ पे मुख्यतः इसकी जो है इन नदियों के किनारे आपको एक चीज़ याद रखना है कि यहीं पर जो आरंभिक नगर बसे तो वो कहाँ पे बसे थे, वो जो है सिंधु और उसके सहायक आरंभिक नगर मगर मतलब होता है हड़प्पा सभ्यता आप कह सकते हैं। आगे आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, उसी के बारे में आप देखेंगे कि जो पूछा जाता है कि आरंभिक हर नगर कहाँ बसा था, तो आरंभिक नगर जो है आपको हड़प्पा सभ्यता में बसा था और वो था जो है 4700 वर्ष पूर्व दिया था। पांचवा आप स्थान देखते हैं, तो पांचवा आप देखेंगे जो है गंगा और उसकी सहायक नदी सोन। तो ये क्या था, एक चीज़ और इसमें याद रखिएगा कि गंगा और सहायक नदियाँ थी जो, इसके अतिरिक्त आप देखिएगा कि गंगा के दक्षिण में क्या था, मगध बसा हुआ था। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि अगर पूछ दिया जाए कि मगध कहाँ पे बसा हुआ था, तो ये बसा हुआ था गंगा के दक्षिण में। और आगे चल कर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है बहुत ही विशाल राज्य के रूप में ये स्थापित हुआ था। उसके बाद एक उपमहाद्वीप की सीमाओं का निर्धारण कैसे होता है, तो अगर पूछा जाए कि महाद्वीप कैसे, हम कैसे कह सकते हैं कि ये उपमहाद्वीप है, तो जो पहाड़ियों, पर्वत और समुद्र उपमहाद्वीप के प्राकृतिक सीमाओं का निर्धारण जो चीज़ करती हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, उपद्वीपों का जो है सीमाओं का उसी से निर्धारण होता है।
दक्षिण एशिया के अंतर्गत जो है आपको दक्षिण एशिया के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, तो ये हम लोग देख लेते हैं। तो दक्षिण एशिया के अंतर्गत आपको आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान आदि जो है, ईरान, चीन और म्यांमार आदि पड़ोसी देश आते हैं। मतलब आप इसमें ये कह सकते हैं कि दक्षिण एशिया में भारत के जितने पड़ोसी राज्य हैं वो सारे तो उसमें शामिल ही हैं ही। इसमें एक आपको मुख्य मिलेगा ईरान, जो थोड़ा सा दूरी पे है भारत का, लेकिन वो भी क्या है, दक्षिण एशिया के अंतर्गत आते हैं। तो दक्षिण एशिया को उपमहाद्वीप क्यों कहा गया? अब नेक्स्ट सवाल ये होता है कि आखिर दक्षिण एशिया को उपमहाद्वीप क्यों कहा गया? तो ऐसे तो देखा जाए तो ये बहुत ही छोटा उपमहाद्वीप है जो है। ये दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा होता है, लेकिन विशालता और बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों और पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा गया है। अपने देश का नाम क्या है ये हम देख लेते हैं। तो अपने देश के नाम के लिए आपको पता ही है, 2 शब्द यूज किया जाता है, एक इंडिया और भारत। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिया जो है कैसे नाम पड़ा। तो इंडिया शब्द इंडस से निकला है, और जिसे संस्कृत में क्या होता है, सिंधु कहा जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि सिंधु जो शब्द है वो कौन सी भाषा का है, तो वो जो है संस्कृत भाषा है। और 2500 वर्ष पूर्व जो है उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले जो है आपको ईरानी और जो यूनानी थे, उन्होंने सिंधु को क्या कहा था, हिंदोस या इंडोस कहा था। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। और बाकी बात जो सिंधु के आप पूर्व में सिंधु नदी के पूर्व में जो स्थित भूमि है उसी को इन्होंने कहा ईरानी और यूनानी ने। पूछेगा किसने ये बार नाम दिया था, तो ये ईरानी और यूनानियों ने इंडिया नाम दिया था। आगे हम लोग देखते हैं भारत नाम कैसे पड़ा। तो भारत नाम के लिए देख लेते हैं कि भारत कैसे पड़ा। तो भारत मतलब कि भारत नामक भरत से पड़ा, और भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले एक समूह के लिए किया जाता है। तो मतलब भारत का मतलब क्या होता था कि उस समय जो है आप देखेंगे जो उत्तर पश्चिम में एक समूह होती थी, पूछते कि भारत नाम का प्रयोग जो है किसके लिए होता था, तो एक समूह के लिए होता था। और इस समूह का युग जो ऋग्वेद है, जिसकी भाषा क्या है, संस्कृत है, लिया गया है। इस समूह का उल्लेख उसी में जो है मतलब कि ऋग्वेद में किया गया है। और ऋग्वेद जो है कितना पुराना है, 3500 वर्ष पुरानी आपको ऋग्वेद है। उसके बाद हम लोग याद रखते हैं कि अतीत के बारे में कैसे जानें। तो अतीत के बारे में आपको कैसे जान सकते हैं, इसके लिए आपको 3-4 चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो पहला अतीत के बारे में आपको जानना होगा, तो उसके लिए आपको पांडुलिपि से आप जान सकते हैं। उसके बाद अभिलेख से जान सकते हैं, और पुरातत्व से जान सकते हैं। इन 3 स्रोतों के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, आप जो है अतीत को जान सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप पांडुलिपि को देख लीजिए। पांडुलिपि क्या होती थी, तो हाथ से लिखी पुस्तक को पांडुलिपि कहा जाता था। जो भी हाथ से लिखा जाता है उसे पांडुलिपि कहते हैं। और अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए जो है मेनू स्क्रिप्ट शब्द, लैटिन शब्द मेनू जिसका अर्थ हाथ से है, निकला है। मतलब मेनू स्क्रिप्ट का मतलब होता है हाथ से लिखा हुआ। यह पांडुलिपि प्रायः किस चीज़ पे लिखी जाती थी, ये पांडुलिपियाँ मुख्यतः आपको ताड़ पत्रों पे या हिमालय क्षेत्र में जो पाई जाती थी, भूर्ज पेड़ के छाल पाए जाते थे, उसी पे उसका एक भोजपत्र तैयार करके उसी पे लिखा जाता था। और इसकी लिपि क्या होती थी, इसकी लिपि या तो संस्कृत, प्राकृत और तमिल होती थी। और प्राकृत भाषा क्या होता था, ये आम लोग उस समय बोलते थे। संस्कृत उस समय संस्कृत या हिंदी भारत की मूल भाषा नहीं थी। आगे हम लोग देख लेते हैं, तो ये होती है लिपि, हम लोग देख लेते हैं। अभिलेख देख लेते हैं। तो अभिलेख क्या होता है, अभिलेख होता है पत्थर और धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कृत किए गए लेख को अभिलेख कहा जाता है। और इसका प्रयोग मुख्यतः शासक, राजा, रानी, अन्य स्त्री पुरुष अपने आदेशों को लिखवाया करते थे, ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और पालन कर सके। अभिलेख मतलब वो सीधा अगर एक शब्द में आप जानना चाहेंगे तो वो होता है पत्थर और धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर पत्रों पर उत्कीर्ण कराया गया लेख। ये होता था जो है आपको अभिलेख की परिभाषा हो गई है। उसके बाद पुरातत्व आ जाते हैं। तो पुरातत्व का मतलब क्या हुआ, पुरातत्व का मतलब होता था पत्थर और ईंट से बनी हुई इमारत
इमारतों के अवशेष, चित्र, मूर्तियों का अध्ययन करना पुरातात्विक सामग्री कहलाता है और इसका अध्ययन करने वाले पुरातत्वविद कहलाते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की हड्डियों का भी अध्ययन भी ढूंढते हैं और यह पुरातत्वविद औजारों, हथियारों, बर्तनों, अवशेषों और सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इससे हमें कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी और कुछ धातु की बनी होती है। मतलब पुरातत्व आप सीधे सीधे दो अगर सिंपल शब्द में समझ सकते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि जितनी भी पुरानी चीज़ों को जब कुछ व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें पुरातत्वविद कहा गया है, वो जो है खुदाई करके या फिर कहीं पे बहुत पुराने समय से कुछ चीज़ प्राप्त करते हैं और उसकी छानबीन करते हैं तो उसे ही पुरातत्वविद कहा जाता है। लिपि और भाषा में अंतर देख लेते हैं तो लिपि और भाषा, लिपि वो होता है जो आप अक्षरों या संकेतों से आपको बनी लिपि क्या होती है, जो अक्षर और संकेत से बनी होती है उसे आप लिपि कहते हैं, और जो आप बोलते और पढ़ते हैं वो आपकी जो है भाषा होती है। आगे बढ़ते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण शब्द देख लीजिए, जैसे कि इतिहासकार कौन होते। इतिहासकार का मतलब क्या होता है? इतिहासकार वो होते जो अतीत का अध्ययन करते हैं, उन्हें इतिहासकार कहा जाता है। स्रोत क्या होता है? पांडुलिपियां, अभिलेखों और पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए स्रोत शब्द का उल्लेख किया जाता है। मतलब जितने भी पांडुलिपि होते, अभिलेख होते, पुरातत्व होते, पूछे स्रोत क्या होता है तो ज्ञात, तो इन स्रोतों से जो हमें जानकारी प्राप्त होती है उसे ही स्रोत कहते हैं। स्रोत का वैसे शाब्दिक अर्थ जो है उद्भव होता है, या मतलब किसी चीज़ की जो है उत्पत्ति होती है। अतीत क्या होता है? सब अतीत का जो है क्या होता है? अतीत एक जो है बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। रोसेटा कहाँ पे है? मिस्र के उत्तरी तट पर एक कस्बा है। राजाओं और रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाना कारतूस कहलाता था। ये आपको मेनली अगर आप पूछते कि कारतूस क्या होता था, तो राजाओं और रानियों के नाम जब एक छोटे से फ्रेम में दिखाया जाए तो वही कारतूस होता था। इतिहास और पुरातत्वविद क्या होते हैं? जासूस की तरह होते, और उन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अब तिथियों का मतलब आप देख लीजिए, तिथियाँ कैसे कैसे निकाली जाती है, कैसे कैसे की जाती है, उसे आप देख लीजिए। तो सबसे पहले तो ईसा मसीह का नाम जान लीजिए। जो है ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे ईसा मसीह, और इनके जन्म की तिथि से ही जो है क्या होता है, तिथि की गणना की जाती है। पूछेगा किसके जन्म से तिथि गणना की जाती है, तो ईसा मसीह से की जाती है। और ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियाँ क्या कहलाती थी? ईस्वी पूर्व कहलाती थी, या फिर इसको कह लीजिए ईशा से पहले कह लीजिए, या ईशा पूर्व कह लीजिए, सब एक ही शब्द है। और अंग्रेजी में इसे जो है बीसी कहते थे, अर्थात बिफोर क्राइस्ट इसको कहा जाता था। और वर्तमान में बीसी की जगह क्या होता है? BCE का प्रयोग होता है। वर्तमान प्रचलन में अगर आप देखिएगा नई बुक में जो भी शब्द लिखा जाता है वो BCE, तो इसका मतलब BC इक्विवेलेंट हो गया किस चीज़ का? BCE के। ये दोनों बराबर हो गया। ये पहले यूज किया जाता था, ये आज के समय वर्तमान समय में इसका यूज किया जाता है। अब ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो सदी होती थी उसे आप या तो ईस्वी कह लीजिए, या फिर अंग्रेजी में इसे AD कह लीजिए। AD ऐसे AD आप लिखा हुआ देखते होंगे। इसका फुल फॉर्म हो गया एनो डोमिनो हो गया इसका फुल फॉर्म, और यह लैटिन शब्द से निकला है। इसका शाब्दिक अर्थ होता था ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। मतलब ईसा मसीह का जब जन्म हुआ उसके बाद से जो भी वर्ष काउंटिंग होगा उसे हम AD कहेंगे। ईसा मसीह का जन्म 4 से लेके 6 AD के बीच लगभग माना जाता है। और वर्तमान में AD की जगह पे क्या उपयोग किया जाता है? CE। AD बराबर CE, ये उपयोग किया जाता है वर्तमान में CE। जैसे आप BCE कहते थे तो B हटा दीजिए आगे का और C याद कर लीजिए, ये जो है आपको आसान हो जाएगा। तो फिर इसका मतलब होता है कॉमन एरा। CE कॉमन एरा का प्रयोग किया। कभी कभी अंग्रेजी में BP अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, जिसका मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, अर्थात वर्तमान से पहले। आगे को हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तिथियां देख लीजिए। कृषि का आरंभ कब हुआ?
कृषि का आरंभ जो है आप देखेंगे वो हो गया जो है 8,000 वर्ष पूर्व हो जाता है। सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर कब बसता है, वो जो है जो है भारत की आज़ादी समझ लीजिए जो 47 हुआ था, तो 4700 लगा दीजिएगा, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता भी जो है 4700 पहले बनी थी। गंगा घाटी में मगध का बड़ा राज्य का उद्भव कब हुआ था, तो वो 2500 ईस्वी का दिया। 400 मगध राज्य को आप जो है 100 में जो है 100 को 1/4 कर दीजिएगा, तो आपको जो है 2500 निकल जाएगा। और वर्तमान कब से गिना जाता है, तो वर्तमान आपको 2000 से माना जाता है। ऋग्वेद की रचना कब मानी जाती है, ऋग्वेद की रचना आपको 3500 मानी जाती है। अशोक का अभिलेख आप कब कब मिला था, तो अशोक का अभिलेख आप जो है 2250 में आपको अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ था। और इसकी लिपि जो है यूनानी और अरामाइक है। इसकी लिपि क्या है, अरामाई, ज नहीं होगा ये, का होगा, अरामाइक। और चांदी के सिक्कों की प्राप्ति भी कब हुई थी, तो 2500 चांदी के सिक्कों। और जो है मगध की जो मगध राज्य का जो बड़ा राज्य बना था उसका जो है वर्ष का स्थापना डेट एक ही है। आगे को हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या था। एक पात्र की प्राप्ति होती है, जो वो भी क्या होती है, जब भारत की आज़ादी के साल में ही होती है। अब आप सुमेल प्रश्न सुमेल करें, इसे आप करके बताइएगा, क्योंकि मैंने जितना भी कुछ उसमें बताया है वो सब जो है इसमें बता दिया है। और कमेंट करके बताइएगा कि पहला किससे मिलान होगा, दूसरा तीसरा किससे किससे होगा। अगर आपको इसमें समझ में आता हो तो इसे आप पक्का करके कमेंट करिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।